लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट ने कई तरह के संकेत दिए हैं। इसने न केवल यह बताया है कि आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है, बल्कि आतंकवाद की फंडिंग के बारे में भी कई नई सूचनाएं हैं। इसलिए सरकार ने ईडी को भी जांच करने के लिए कहा है। जाहिर है, ऐसे में आतंकवाद के बदले चेहरे के साथ राजनीति का दबाव और जनता की उम्मीदों के लिए पुलिस के पास भी कड़ी चुनौती है। हमारे साथ हैं 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस कर्नल सिंह, जिन्होंने न केवल दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के चीफ रहकर बड़े बड़े आतंकवादी घटनाओं की जांच की, बल्कि ईडी में रहकर टेरर फंडिंग से लेकर राजनीति में काले धन को सफ़ेद करने के खेल को भी उजागर किया। जानेंगे हम इनसे ऐसे कई सवालों के जवाब जो आपके मन में हमेशा उमड़ते होंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल यही है सर, लाल किला जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में कार ब्लास्ट होना क्या कहीं हमारे सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल उठाता है? क्या सिक्योरिटी की बड़ी चूक है या तकनीकी गैप है? कोई नया ट्रेंड है? आगे कैसा चलेगा सर? देखिए, इसमें सिक्योरिटी का मैं कोई गैप नहीं बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली में इतनी गाड़ियां चलती हैं और हर गाड़ी को आप चेक नहीं कर सकते कि हर गाड़ी को रोक के आप चेक करें, फिर तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। तो सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं है इसमें। और ये जो मूवमेंट था इनका उस तरह के एरिया में नहीं था जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो। आप रिंग रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो सर्टेनली मिनिमम वहाँ पर स्टॉपेज होते हैं। अब जो टेररिस्ट ग्रुप है ये दिल्ली में ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के बाद ये तो क्लियर नहीं है कि ये फिदाइन ब्लास्ट था या प्री मैच्योर ब्लास्ट हो गया। ये कहीं प्लांट करने का इनका प्लान हो किसी क्राउडेड एरिया में और प्री मैच्योर ब्लास्ट हो गया गाड़ी में, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। आपने नए ट्रेंड की बात की, आपने ईडी की बात की, तो पहले तो मैं ईडी के बारे में इसमें आता हूँ, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। और अगर हम टेरर फाइनेंसिंग पे काबू कर सकें तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। जो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है उसके टेरर फाइनेंसिंग से कनेक्टेड जो सेक्शंस हैं वो ईडी के लिए पीएमएलए में प्रेडिकेट ऑफेंस है। तो दैट मीन्स ईडी उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी चल रही है इसकी फंडिंग कहाँ से आई, क्या इसकी फंडिंग जेन्युइन है या इसकी फंडिंग भी एक शेल्टर देने के लिए की गई है। फिर जो टेररिस्ट हैं इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे, ये एक्सप्लोजिव खरीद रहे थे, डिटोनेटर खरीद रहे थे, गाड़ियाँ खरीद रहे थे, तो कहीं से तो पैसे आए होंगे इनके पास। तो इस सब की जांच सडनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा और उससे ये भी पता लगेगा इनकी फंडिंग कौन कर रहा है और उसने कहीं और तो फंडिंग नहीं कर रखी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। जो आप नए ट्रेंड की बात कर रहे हो कि भाई डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आई थिंक वही आपका मंतव्य होगा। डॉक्टर्स और जो इंडियन यूथ है, जो इंडियन मुजाहिदीन के बाद पहली बार। देखो, इंडियन यूथ का अगर हम कहें और पूरा ट्रेंड हम देखें, जब पहली फेज़ जो है जिहादी टेररिज्म की कश्मीर के बाहर जो हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स में शुरू हुआ, उसमें टोटली इंडियंस इन्वॉल्व थे शुरू में। जैसे बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, उसमें अब्दुल करीम टुंडा एंड इनका ग्रुप इन्वॉल्व हुआ था और ये इनके ग्रुप में जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग भी थे। उसके बाद अब्दुल करीम टुंडा ये चला गया पाकिस्तान। मीनवाइल पाकिस्तान में लश्कर तैयबा की फाउंडेशन हो चुकी थी, इसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। जो सेकंड फेज शुरू हुआ अब वो आके पाकिस्तानी में जो रहते हैं उनको ट्रेन करके इंडिया में भेजा जाए और उनको रेजिडेंट एजेंट बनाया जाए। तो उस समय मुझे याद है
6 के आसपास इन्होंने पाकिस्तान से 4 रेजिडेंट एजेंट भेजे। एक दिल्ली में सेटल हुआ कामरान नाम का, एक हैदराबाद में सेटल हुआ जुनैद नाम का, एक बम्बई में सेटल हुआ, एक कलकत्ता में सेटल हुआ। यानी कंट्री के चारों पार्ट इन्होंने कवर किए। अब रेजिडेंट एजेंट का बेसिक मतलब है कि इनके पास पैसे आएंगे, फंडिंग आएगी विदेश से, अपना घर खरीदेंगे, बिजनेस सेट करेंगे अपना पे। बिजनेस सेट करने के बाद साथ साथ अपनी आइडेंटिटी इंडियन क्रिएट करेंगे। अब आइडेंटिटी इंडियन क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, किसी रिमोट एरिया के विलेज से प्रधान से लिखवा लेते हैं यहाँ का रेजिडेंट है, और फिर वो दिल्ली में आके सेटल हो गया या हैदराबाद में सेटल हो गया, कलकत्ता में हो गया, और उस बेस पे उन्होंने, उस समय तो आधार कार्ड नहीं थे, उस बेस पे उन्होंने अपनी लोकल आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर ली। और लोकल आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के बाद लोकल लड़की से शादी कर ली, एज इफ इंडियन बन गया वो। उनके पास अब जगह भी है, पैसे भी हैं। तो अब पाकिस्तान से 2 चीज़ आनी शुरू हुई, मोर टेररिस्ट, वेपन्स, एंड मे बी समटाइम्स RDX एंड वेपन्स। इंटरेस्टिंग लिंक था, उस समय एक CD पकड़ी गई थी टेररिस्ट से, उसमें होममेड चीज़ों से बॉम्ब कैसे बनाया जाए। जैसे तब यूट्यूब नहीं होता था, तब यूट्यूब नहीं था। पोटेशियम क्लोराइड से बम कैसे बनेगा, माचिस की तीलियों से बम कैसे बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट से बम कैसे बनेगा, ये सारी टेक्निक्स उसमें दी हुई थी। और उसका इस्तेमाल उस समय टेररिस्ट कर रहे थे, ये वाले जो है। इसको क्रैक किया दिल्ली पुलिस ने 97 में। मैं उस समय क्राइम ब्रांच में था, हमारी टीम ने उसको क्रैक किया था। और ऑल ओवर इंडिया से उस समय 27 टेरर मॉड्यूल पकड़े गए थे उस इन्वेस्टिगेशन के बाद। इसके बाद जो फेज शुरू हुआ, ये हुआ आसिफ रजा खान से। आसिफ रजा खान एंड आफ्ताब अंसारी, ये दिल्ली जेल में थे, दिल्ली जेल से छूटे और इन्होंने किडनैपिंग फॉर रैंसम शुरू किया। कलकत्ता बेस हो गया, अमेरिकन सेंटर पर। हाँ, वो बाद में अटैक किया था इन्होंने अमेरिकन सेंटर पर, और उससे इन्होंने पैसे कमाए किडनैपिंग फॉर रैंसम से। आफ्ताब अंसारी सेटल हो गया था जाके दुबई में, और आसिफ रजा खान कलकत्ता में। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने किया, पाकिस्तान गए और टेररिस्ट के साथ लश्कर से भी मीटिंग की और इन्होंने जैश वालों से भी मीटिंग की। तो इनके बाद इनका एक वो हुआ कि भाई आप हमारे लोगों को ट्रेनिंग दोगे। और ये जो हैं आफ्ताब अंसारी, आसिफ रजा खान, ये रेजिडेंट इंडियन बनने में मदद करेंगे। तो ये करीब आई थिंक 99-2000 के आसपास की बात हो गई। तो काफ़ी इन्होंने रेजिडेंट एजेंट इंडिया में सेटल किए, और इन्होंने आफ्ताब अंसारी और आसिफ रजा खान ने ट्रेनिंग के लिए विदेश लोगों को भेजना शुरू करा, इंडियंस को। इसके बाद क्या हुआ कि आसिफ रजा खान की दिल्ली पुलिस की टीम ने, रविशंकर की टीम ने इनको आगरा से पकड़ लिया, और रेजिडेंट एजेंट को भी पकड़ लिया आगरा के। उसके बाद एक्शन हुआ रेजिडेंट एजेंट्स पे, तो वो यहाँ से भागे, कुछ पकड़े गए। देन 9/11 हो गया। तो यहाँ से पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भाई 9/11 के बाद, क्योंकि ये हुआ कि इंटरनेशनल जो अटेंशन है टेररिज्म पे बढ़ गई, यूनाइटेड नेशंस ज़्यादा एक्टिव हो गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी एक्टिव हो गया। उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग को अपना एक मुद्दा बना लिया। तो इस मुद्दा बनाने की वजह से पाकिस्तान ने सोचा कि भी हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आदमी इंडिया के होंगे। तो वो इंडियन मुजाहिदीन की फॉर्मेशन हुई, जो अल्टीमेटली 2008 में सितंबर में बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ। वो हमारी स्पेशल सेल की टीम थी। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का डिक्लाइन हुआ। तो जो इंडियंस को इन्वॉल्व करने का ये वहाँ से शुरू हुआ,
और पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व करने का वहाँ से शुरू हुआ। जैसे उस समय पीर बॉय था एक, ही वॉज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट, अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। दूसरे लोग जो थे वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, इंजीनियर्स वगैरह थे। तो लेकिन वो इंडियन मुजाहिदीन धीरे धीरे इंडियन एजेंसीज के एक्शन से वो ख़त्म हो गया। अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इसमें कई चीज़ नज़र आती हैं। नंबर एक, इंडियंस को इन्वॉल्व करना, बट कौन से इंडियंस? कश्मीरी। पहले केस में कश्मीरी नहीं थे। कश्मीरियों को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से जोड़ना और वहाँ उनको शेल्टर देना और वहाँ से ऑपरेट करना, एक नया ट्रेंड है। पढ़े लिखे लोग हैं, इसको मैं नया ट्रेंड नहीं बोलूँगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पहले भी आने लगे थे, लेकिन डॉक्टर्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि पढ़े लिखे लोगों को मोटिवेट किया गया, उनको रेडिकलाइज किया गया और उनको टेररिज्म से जोड़ा गया। तीसरे, एक हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, किसको डाउट होगा? एक डॉक्टर जो वहाँ पर काम कर रहा है, किसको डाउट होगा? अब इस हॉस्पिटल की फंडिंग कैसे हुई है, दैट इज़ बेसिकली चेक करने वाली बात है। तो सर्टेनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चेक करेगी इसकी फंडिंग का क्या मैकेनिज्म है। जो इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया, काफ़ी क्वांटिटी में इकट्ठा किया, दैट इंडिकेट्स इनके मंसूबे बड़े थे। डिटोनेटर भी करीब मेरे ख्याल से 28-32 कुछ डिटोनेटर मिले हैं। दैट मीन्स इतने बम तो बनाने के प्लान कर रहे थे। आई शुड से कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने टाइम पे एटलीस्ट इस मॉड्यूल को पकड़ लिया, एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट किया, वहाँ पकड़ा, तो जिससे काफ़ी फ्यूचर ब्लास्ट बच गया। तो ये बेसिकली नट शेल में मैं बताना चाहता था आपको। सर जहाँ तक हम दिल्ली ब्लास्ट की माने, ये जो लाल किला पे हुआ, तो क्या पुलिस ने आपके हिसाब से कैसा काम किया, खासकर सेल ने, क्योंकि आप सेल के बहुत दिनों तक चीफ रहे हैं? देखिए, स्पेशल सेल ने बहुत क्विकली एक्ट किया, और जब मौके पे कोई पुलिस की टीम जाती है ब्लास्ट के मौके पे पर्टिकुलरली, तो एक तो इनपुट्स उनको दूसरी स्टेट से मिलते हैं और दूसरे मौके से इनपुट मिलते हैं। मौके पे क्या क्या चीज़ मिली, कौन सा एक्सप्लोजिव है, कौन उस कार में था, उसकी आइडेंटिटी, अब इन लोगों के कहाँ का कनेक्शन है, किस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ जो है स्पेशल सेल, और मेरे ख्याल से बड़ी तेज़ी से कर रही है। वहाँ बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं स्पेशल सेल में, एंड मैं ये कहूँगा कि वो सारी चीज़ बहुत जल्दी निकाल लेंगे। सर, क्या इस घटना को किसी आतंकी संगठन से जोड़कर देखना चाहिए या किसी लोकल नेटवर्क का काम हो सकता है? देखिए, अगर इसमें एक चीज़ देखें कि जो अगर मौके की आप वीडियो देखें जो नेट पे आई हैं, उसमें लो एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब लो एक्सप्लोजिव फटता है तो कोई आयरन की चीज़ जब कट होती है, ब्रेक होती है, तो उसकी कटिंग जार्ड होती है, और जब हाई एक्सप्लोजिव होता है तो उसकी कटिंग शार्प होती है, जैसे ब्लेड से काट दिया, लोहे को ब्लेड से काट दिया। तो इस केस में शार्प कटिंग देखी गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने हाई एक्सप्लोजिव, जिसको हम प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कहते हैं, जिसको हम RDX भी कह सकते हैं, वो भी यूज़ हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी तो CFSL रिपोर्ट बताएगी। अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, बट इसकी मिक्सिंग भी हो सकती है। अगर हाई एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है तो सर्टेनली कोई ग्रुप है, पाक बेस्ड ग्रुप जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि RDX इंडिया में नहीं मिलेगा। RDX ये टेररिस्ट ग्रुप सप्लाई करते हैं, तो मोस्ट लाइकली इनका कनेक्शन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो। सर, अब आपके अनुभव से ऐसे ब्लास्ट के पीछे किस तरह की तैयारी या नेटवर्क काम करता है, और उसे रोकने के लिए क्या शुरुआती संकेत आमतौर पर मिलते हैं?
मतलब प्रिवेंटिव हिंट्स कुछ? सी प्रिवेंटिव हिंट्स तो मतलब क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है, बट इस केस में मैं कश्मीर पुलिस की दाद देता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से क्लू से कि भाई किसी ने जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाया और उसके बाद उन्होंने क्विकली इन्वेस्टिगेशन किया और एक बड़े नेटवर्क को उन्होंने कैच किया। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो लोकल लेवल पे मिलती हैं, अगर इस पे हमारी एंटी टेररिस्ट यूनिट्स बहुत ध्यान दें तो इसका फ़र्क पड़ता है बहुत। सेकेंडली, लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इंटरसेप्शन से आप कुछ नहीं निकाल सकते। लोग एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे सिग्नल हो, या कोई और तरह के कम्युनिकेशन हो, एंड वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, तो उसका इंटरसेप्शन हो नहीं पाता। तो सर्टेनली जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लोकल बेस्ड इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, क्या इस तरह की घटनाएं हमारे खुफिया एजेंसी के बीच और बेहतर कोऑर्डिनेशन की उम्मीद उजागर करती हैं? देखिए, टेररिस्ट रिलेटेड केसेस में जो कोऑर्डिनेशन एजेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो का इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट स्टेट्स के साथ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हमारा काम है या वो है, लेकिन सर्टेनली एक ड्यूटी बनती है हर स्टेट पुलिस की कि वो आईबी के साथ टेररिस्ट रिलेटेड उसमें सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इमीडिएटली शेयर करें विदाउट लॉस ऑफ टाइम। सर, दिल्ली में हर जगह कैमरे हैं, बहुत कैमरों का एक तरीके से जाल है। ऐसे में इस तरह का विस्फोट क्या संकेत देता है, आपकी राय? इसी तो कैमरे जो हैं, गाड़ी में कोई क्या चीज़ ले जा रहा है ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प कर सकते हैं, या हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन हो दिल्ली पुलिस के पास फॉर एग्जांपल कि भाई इस नंबर की कार है, तो आप लोगों ने किया है सर आपको समझ? और उस नंबर की कार को देन हम उस पर लगा सकते हैं सीसीटीवी सिस्टम पर डिटेक्ट करने के लिए और उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ना तो कार नंबर है, ना ही आदमी का डिस्क्रिप्शन है, तो सीसीटीवी क्या करेगा? ठीक है, ना तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ हो सकता है, ना ही कार नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कार नंबर नहीं है, हमारे पास फेस नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि हम सीसीटीवी हैं इसलिए पकड़े जाने चाहिए थे पहले, मेरे ख्याल से वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। सीसीटीवी हेल्प करेंगे फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में। सर, क्या ऐसा लगता है आपको कि आतंकवादियों का अब मकसद जो है नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा भय का माहौल व्याप्त करना है, खौफ का वातावरण बनाना है? सर्टेनली आतंकवादियों के हमेशा से दो पर्पज़ रहे हैं। पहला पर्पज़ है डैमेज, बट डैमेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरा पर्पज़ है जो आपने कहा, भय क्रिएट करना। बेसिकली उनका ये पर्पज़ है ये दिखाना कि आपकी गवर्नमेंट फेल हो रही है, एक क्रिएट ए फीलिंग अमंग पब्लिक कि भाई गवर्नमेंट एजेंसीज हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आतंकवादियों का क्या ये पर्पज़ है? एब्सोल्युटली ये पर्पज़ है कि ब्लास्ट करो, एक जगह करो फिर दूसरी जगह करो। आपने देखा होगा इंडियन मुजाहिदीन के केस में वो ईमेल भेजते थे, हाँ बिल्कुल, और ईमेल में चेतावनी देते थे कि हमें कोई एजेंसी पकड़ नहीं सकती, हम ऐसे ही ब्लास्ट करेंगे। एन आई फॉर एन आई, इफ़ यू रिमेंबर, दिल्ली में जब ब्लास्ट हुए थे 13 सितंबर को, उस समय एक ईमेल किया था, डस्ट विल नेवर सेटल डाउन, मतलब हमने टेररिज्म शुरू कर दिया, बंद नहीं करेंगे। बेसिकली वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि वी आर मोर पावरफुल देन द स्टेट, हालांकि होते नहीं हैं, वो आपने सबको किया ही, ठीक है, लेकिन भय क्रिएट करना सर्टेनली उनका एक पर्पस होता है। हाँ, उससे सर व्याप्त तो होता ही है। सर, एक बड़ा वो क्वेश्चन है कि ऐसी घटनाओं से क्या पुलिस पर से कुछ भरोसा कम होता है जनता का, और अगर ऐसा होता है तो क्या उस भरोसा को कायम रखने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए? इसमें जो है बेसिक इशू आता है कि लोग इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स बहुत करते हैं, क्योंकि पुलिस तो अपना काम बड़ी मेहनत से कर रही होती है और टेररिस्ट रिलेटेड केसेस में कोई आदमी चूक नहीं करना चाहता।
लेकिन बहुत सारे इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं जो गवर्नमेंट पे, पुलिस पे, इवन कौन पकड़ लिया उस पे कमेंट्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से उस वजह से लोगों को विश्वास दिखता है, ना कि पुलिस की कार्रवाई से। तो इसमें मेरा विश्वास ये है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म के ऊपर, जिसमें अगर कोई आदमी टेररिस्ट कैचिंग के ऊपर, टेररिस्ट एनकाउंटर के ऊपर कोई इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट करता है विदाउट एनी एविडेंस टू जस्टिफाई व्हाट ही इज सेइंग, उस पर भी एक केस रजिस्टर होना चाहिए। अदरवाइज हमारे यहाँ कई बार लोग अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं, मे बी उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ। अब बाटला हाउस पे इवन इस 19 सितंबर को भी एक रैली हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रूव हो चुका है कि वो केस जेन्युइन था। तो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हमारे यहाँ कुछ हैं। मोहचंद जैसे नुकसान हुआ। यस, मोहनचंद हमारा जो बेस्ट इंस्पेक्टर था, उसको अपनी लाइफ देनी पड़ी, उसके बाद भी कमेंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक प्रूफ होने के बाद भी कमेंट करते हैं। कमेंट अब 2008 से लेकर अब 2025 हो गया, और पढ़े लिखे लोग हैं कई तो इसमें ज़्यादातर लोग वही हैं सर। तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि पुलिस की कोई कमी है, लेकिन पुलिस को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए टू स्पॉट रेडिकलाइज्ड पीपल। और रेडिकलाइज्ड आदमी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है बीट कांस्टेबल्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। अब अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ध्यान नहीं देते कहीं अपने बच्चों पर, कहाँ जा रहा है। अब ये लोग जो भी डॉक्टर्स होंगे ट्रेनिंग के लिए गए होंगे, 3 महीने 4 महीने गायब रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं होती होगी। आप पूछो तो सही, कहाँ गया तू 4 महीने के लिए? और सिमिलरली पुलिस को इन्फॉर्म करें, बिहेवियर चेंज होता है आदमी का, तो सर्टेनली सोसाइटी के लोग, घर के लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये आदमी कहीं डेविएंट हो रहा है, और वो टाइमली पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, तो एक तो उनका बच्चा बच जाएगा टेररिज्म ज्वाइन करने से, और एक टेररिस्ट एक्टिविटी बच जाएंगी। तो एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, जब स्पॉट हो जाता है कोई रेडिकलाइज्ड पीपल और उसने कोई एक्शन ना लिया हो, तो उसको डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है, उसको आइडियोलॉजी उसकी ठीक करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रीमलाइन में लेने की ज़रूरत है। अगर हम ये 2 स्टेप की तरफ कंसंट्रेट करें, हो सकता है गवर्नमेंट कर रही हो, तो जो उस स्टेप से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सर, क्या आपको लगता है कि आज की सिटी सिक्योरिटी मॉडल को नए खतरे जैसे ड्रोन, लोकल मॉड्यूल और साइबर जैसे खतरों से निपटने के लिए कुछ करना चाहिए? आप एब्सोल्युटली, आपका व्यू पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, साइबर क्राइम आपने बताई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ न्यू कमिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, ड्रोन्स, ये सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसकी ट्रेनिंग पुलिस को देना ज़रूरी है। कुछ दे भी रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी की या साइबर क्राइम की दे रहे होंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए, उसको टेरर फंडिंग में कैसे लोग यूज़ करते हैं। अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, उससे कोड क्रैक हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे? सर, क्या आतंक का खतरा अब बाहर से ज़्यादा भीतर से, यानी स्लीपर सेल जैसे? दोनों तरीके से है। एक तो आपने रेडिकलाइज किया किसी को, बट रेडिकलाइज के बाद उसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके पास फंडिंग होनी चाहिए, उसके पास वेपन्स होने चाहिए। तो वेपन्स कहाँ से मिलेंगे उनको? वेपन्स मिलेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। तो खतरा दोनों तरफ से है। पाकिस्तान बेस्ड जो वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन जब टेररिस्ट को इंटरोगेट किया गया पास्ट में, तो पता लगा ट्रेनिंग कैंप में ISI के ऑफिसर्स खुद आके ट्रेनिंग देते थे। दैट मीन्स जो ISI है पाकिस्तान की, वो भी इंडिया में टेररिज्म कराने के लिए इन्वॉल्व है। तो इट इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, और उनकी कोशिश रहती है किस तरह से लोगों को बहकाया जाए, टेररिज्म में जोड़ा जाए। सर, सोशल मीडिया और डार्क वेब का आतंक फैलाने के नए हथियार बन गए हैं। पुलिस और एजेंसियाँ इससे कैसे निपट रही हैं? क्योंकि आप ED में भी आप रहे हैं, तो एजेंसियाँ और पुलिस दोनों। देखिए, सोशल मीडिया
मैं तो ये भी नहीं पता लगता क्या लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है। बट सर्टेनली सोशल मीडिया में जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी मैसेज जब शुरू होता है फर्स्ट, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ना। इनके लिए गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड सोशल मीडिया के लिए कुछ रूल्स भी आए हैं IT एक्ट में, टू मेक देम मोर रेस्पॉन्सिव। तो ट्रेलिंग वहाँ हो सकती है, ट्रैकिंग वहाँ हो सकती है, लेकिन आपने जो डार्क वेब की बात की ना, डार्क वेब वर्क करता है, एक होता है दी ऑनियन राउटिंग ना। जितना भी इन्वेस्टिगेशन है साइबर वर्ल्ड में, वो उनके IP एड्रेस के बेस पर है, ट्रेस करना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसके बेस पे है। नाउ ऑनियन राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है कि सपोज कर लो मैंने एक मैसेज भेजा दिल्ली से, ये एक जाएगा वेबसाइट पे रशिया की। वो रशिया की वेबसाइट क्या करेगी, यहाँ का IP एड्रेस पील ऑफ कर देगी, नया IP एड्रेस उस पर डाल देगी। फिर ये जाएगा किसी वेबसाइट पे दक्षिण अफ्रीका की, सपोज वो क्या करेंगे, रशिया वाला IP एड्रेस पील ऑफ कर देंगे, नया IP एड्रेस लगा देंगे। 10 कंट्री में आपने घुमा दिया, अब इंडिया पे आ गया। दिल्ली से शुरू हुआ और दिल्ली में डिलीवर हो गया, ठीक है, लेकिन IP एड्रेस कहाँ का आ रहा है, साउथ अफ्रीका का। अब आप साउथ अफ्रीका जाओगे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेटर रोगेटरी इशू करना पड़ता है। वो कई बार 2 महीने लगा सकते हैं, 3 महीने लगा सकते हैं, कई बार रिस्पॉन्स में 6 महीने भी लगा सकते हैं। वहाँ से जाएगा, जब अगर से मिल गया वहाँ से जाएगा फिर रशिया में, वहाँ से जाएगा किसी और कंट्री में, यानी आपको 10 कंट्री घुमा के फिर इंडिया में आप पहुँचोगे। इन्वेस्टिगेशन में 2 साल 3 साल लग जाएंगे। इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो डार्क वेब को अगर हैंडल करना है, वो एक अकेली कंट्री के बूते का काम नहीं है। इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात तो करते हैं हम लोग, लेकिन मिलती नहीं है, इतनी क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिलता कि फटाफट हमें वहाँ से जवाब मिल जाए। सर, मौजूदा दौर में खुफिया इनपुट और ग्राउंड एक्शन के बीच कितना गैप रह जाता है? देखिए, खुफिया एजेंसी जो हैं हमारी, कई तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं। जो विद इन द कंट्री ऑल ओवर इंडिया देखती है, वो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो देखती है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो रॉ है, वो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन इज़ इमीडिएटली शेयर्ड। कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है लोकल लेवल पे, लोकल पुलिस के लेवल पे। यहाँ पर कई बार क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, यानी उस इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो ऑफिसर जो वहाँ पोस्टेड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। वहाँ कई बार गैप की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए टेररिज्म रिलेटेड उसमें हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है लोकल लेवल पे। ईच पुलिस स्टेशन में, बीट कांस्टेबल लेवल पे एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन सीरियस हो सकती है। सर, आज की पुलिस को साइबर क्राइम, ड्रग्स और पॉलिटिकल प्रेशर, तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ रहा है। इससे पुलिसिंग कैसे प्रभावित होती है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी और या ड्रग के मामले में पुलिस बड़ी इफ़ेक्टिवली काम करती है, एंड कोई उस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। एक्चुअली किसी भी क्रिमिनल केस में पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। वो एक बेसिकली मिथ है कि भाई इन केसों को मत करो, उस केसों को मत करो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, ड्रग से संबंधित, टेररिज्म से संबंधित या किसी भी क्राइम से संबंधित कोई केस होता है, तो एक प्रोसेस है पुलिस का, उसको करना चाहिए। जो लोग नहीं करते वो अपने फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं करते हैं, बट जनरली आई विल से कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं जनरेट होता किसी भी केस को ख़राब करने में। सर, CBI, ED के तो आप प्रमुख ही रहे हैं, इन पर भी बड़ा आरोप लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक प्रेजुडिस की तहत काम कर रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कहना बड़ा आसान है। किसी को भी अगर एक्शन होता है कि जी मुझे तो इसलिए एक्शन लिया, मैं फलानी पार्टी का हूँ, या किसी चोर को पकड़ो, वो कहता है इतने सारे चोर घूम रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ा।
सवाल ये जिसको ईडी ने पकड़ा या सीबीआई ने पकड़ा, क्या वो इन्वॉल्व नहीं था? क्राइटेरिया ये होना चाहिए। जी। अब उस क्राइटेरिया में देखें तो जिसको भी ईडी ने पकड़ा है वो इन्वॉल्व थे या फिर सीबीआई हो या सीबीआई ने पकड़ा, वो लोग इन्वॉल्व थे। तो पकड़ा उसी को है जो आदमी करप्शन में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उसी पे एक्शन हुआ है। सर, ईडी के डायरेक्टर के रूप में आप कौन से केस को याद करना चाहेंगे? नहीं, वहाँ तो बहुत सारे केस थे। फिर भी हमने फॉर एग्जांपल बैंक रिलेटेड केस थे। अब उसमें चाहे विजय माल्या का केस ले लो, चाहे नीरव मोदी का केस ले लो, बहुत सारे केस थे बैंक फ्रॉड के। एंड सबसे ज़्यादा अगर हम देखें 69% जो प्रॉपर्टी अटैच की है वो बैंक रिलेटेड केसेस से हुई है। एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि करप्शन रिलेटेड केसेस से करीब 29% हुई है। तो ये दो तरह के केसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ईडी में हमने नक्सल्स के केस भी लिए, टेरर फंडिंग के, और हमने जो है हाफिज सईद वगैरह के भी कई, यस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले केस भी लिए हैं। तो ईडी बहुत इफेक्टिव है इवन टेरर फाइनेंसिंग में एक्शन करने के लिए। सर, क्या आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल से पहले, जैसे भी आप देख रहे हैं बहुत सारे सीसीटीवी ब्लास्ट के आ रहे हैं सामने, और पता नहीं है कि किस चीज़ का है, खुद मीडिया को भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, राइट। बट मीडिया ट्रायल से पहले एजेंसियों को, जो भी एजेंसी हैं, जहाँ से भी जा रहा होगा सीसीटीवी सर, ऑब्वियसली वो सरकारी एजेंसी होगी, तो क्या ऐसा लगता है कि कार्रवाई का दायरा सीमित रखना चाहिए, मतलब बाहर नहीं आना चाहिए इतनी बातें? सी दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट है कि वो नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर इंफॉर्मेशन टाइम से पहले शेयर हो गई और वो पब्लिक डोमेन में आ गई, तो ये भी देखना होता है क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी टेररिस्ट को हेल्प तो नहीं कर रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उतनी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे केस जो आगे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको इम्पैक्ट ना डाल रही हो। बिल्कुल सर, ईडी में रहते हुए आपने कई सेल कंपनियों को पकड़ा, जो सेल कंपनियाँ थी, तो इसके पीछे क्या आखिर मतलब बेसिक मकसद क्या होता है सेल कंपनियाँ बनाने के पीछे? सी शेल कंपनी बेसिकली उसको बोलते हैं जिसमें कोई बिजनेस नहीं होता और पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। शेल कंपनी का कुछ जेन्युइन यूज़ भी है। अगर कोई कंपनी, नई कंपनी बन रही है और वो स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट होने से पहले उसमें कुछ खर्चे होने हैं, तो सडनली आप एक कंपनी बनाओगे, प्रिकर्सर ऑफ दैट, उसमें पैसे जमा करोगे, वो पैसे केवल आएंगे जाएंगे, कोई बिजनेस नहीं होगा उसमें। तो शेल कंपनी का जेन्युइन काम भी है कई जगह, लेकिन अधिकतर जो शेल कंपनीज बन रही हैं उसका यूज़ है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या कैश को एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से केस था बम्बई का, करप्शन के पैसे इकट्ठे किए, इन करप्शन के पैसे को कलकत्ता भेजा गया। अब अगर आप पैसे जमा करते हो बैंक में एट वन टाइम 50,000 या उससे ज़्यादा, तो इमीडिएटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट हो जाती है। तो आप 50,000 से कम जमा करोगे एट ए टाइम। एक लिमिट उस पर भी है कि एक महीने में टोटल कितने जमा कर सकते हो, शायद उसमें 10 लाख की है कुछ है, मुझे इस समय याद नहीं है एग्जैक्टली, तो वो लिमिट भी है। जैसे उससे क्रॉस होगा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कलकत्ता में क्या किया उन्होंने, 50 कंपनी में पैसे जमा कराए, शेल कंपनीज में। अब आप बच के पहली स्टेज से कि एफआईयू को रिपोर्ट नहीं हो रही है। अब इन शेल कंपनी से दूसरी शेल कंपनी में पैसे गए, यानी 50 शेल कंपनी से लेट्स से 5 शेल कंपनी में पैसे गए। बट अब ये बैंकिंग चैनल्स हैं, किसी का ध्यान नहीं है इसमें। उस 5 शेल कंपनी से ये 3 शेल कंपनी में गए। अब इन 3 शेल कंपनी ने इनके शेयर खरीदे, इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, बम्बई वाले जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, और इन्होंने उस कंपनी के शेयर उन 3 शेल कंपनी को बेच दिए। 10 रुपये का शेयर 5,000 रुपये का बेच दिया। 2 साल बाद 10 रुपये का शेयर 2 रुपये में वापस खरीद लिया। लीगली आपके पैसे बन गए और शेल कंपनी का यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर लिया लोगों ने। तो शेल कंपनी बहुत नुकसानदेह है कंट्री के लिए। सर, अपने करियर में एक ऐसा केस बताइए जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हो।
सी मैं अगर कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट केस था 96-97 में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे, करीब 42 ब्लास्ट, उसका इन्वेस्टिगेशन। उस समय मैं क्राइम ब्रांच में था और जैसा आपको विदित है कि इन्वेस्टिगेशन जो है टेररिस्ट रिलेटेड केसेस का स्पेशल सेल करती है। बट इन वन ऑफ द ब्लास्ट केस उस समय सीपी थे कक्कड़ साहब, उन्होंने मेरे से कहा तुम भी मौके पे आओ, तो वहाँ से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कोई क्लू नहीं था। मौके पे कुछ अखबारों के टुकड़े मिलते थे, तो हमने उन अखबारों के टुकड़ों को भी ये देखा कि ये पर्टिकुलर टुकड़ा कौन से अखबार का है, उस अखबार के भी किस एडिशन का है, यहाँ तक हमने ट्रेस किया उसको। एंड उसमें ये पता लगा कि उत्तर प्रदेश से ये एडिशन है और एक हमने पर्टिकुलर एरिया भी शॉर्ट लिस्ट किया उससे। कास्ट आयरन की केसिंग बनाते थे वो, तो हमने फिर पुलिस को कहा भी आप चेक करो, लोकल पुलिस को, कि कौन सी लेथ मशीन्स हैं जहाँ पर इस तरह की केसिंग बनती है। तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो मौके पे जो जो चीज़ मिली, पोटेशियम क्लोरेट यूज़ होता था, तो पोटेशियम क्लोरेट कहाँ से परचेज हो सकता है, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। बट अल्टीमेटली कोई क्लू नहीं था उस केस में, ना तो इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई इनपुट आ रहा था, नहीं हमें कोई इनपुट मिल रहा था। तो एक थ्योरी मन में आई कि जो टेररिस्ट ब्लास्ट कर रहे हैं वो अपने हैंडलर को या आकाओं को पाकिस्तान में रिपोर्ट करते होंगे ब्लास्ट के बाद। उस समय विदेश संचार निगम लिमिटेड जो था वही गेटवे था और उसके 4 गेटवे थे इंडिया में बीएसएनएल के, जैसे दिल्ली में था, चेन्नई में था, बेंगलोर में था, बॉम्बे में था, इस तरह से 4 जगह गेटवे थे। हमने चारों जगह का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया और ब्लास्ट के डेज को और उसके आफ्टर हमने चेक किया कि क्या कॉमन नंबर आते हैं। तो उस समय 61 कॉमन नंबर्स निकले। तो उन 61 कॉमन नंबर्स को हमने एनालाइज किया, तो उसमें सिर्फ 48 नंबर जो हैं वो हवाला ऑपरेटर्स के निकले, तो हमने उनको अलग कर दिया। अब बचे 13 नंबर। अब हमारा इशू ये था कि उन 13 नंबर में से पाकिस्तान से अगर कोई कॉल इंडिया में करता है या इंडिया से कोई कॉल उनमें करता है, हम सुन सकें। तो बीएसएनएल के साथ हमने मीटिंग की, तो उन्होंने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है। दिल्ली एमटीएनएल में मेरा एक बैचमेट था सुनील सक्सेना, तो मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये बताओ, ये कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। अगर आप विदेश जब नंबर जाता है, अगर आप 4 डिजिट को एग्जामिन करके करते हो तो आप 8 डिजिट को भी एग्जामिन कर सकते हो, आप 12 डिजिट को भी एग्जामिन कर सकते हो, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? वो कहने लगा पॉसिबल तो है। कहने लगे दिल्ली में मैं करा देता हूँ, तुम मेरे नाम पेपर मार्क करा दो। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी और उसके नाम मार्क करा दी। तो उसने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया कि दिल्ली से अगर कोई कॉल वहाँ जाती है या पाकिस्तान से कोई कॉल दिल्ली में आती है, नंबरों पे हम सुन सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ उससे सर्व नहीं हो रहा था। दिल्ली से हमें कॉल मिली, लेकिन वो कॉल उस समय बंद हो गई। शायद वो आदमी जो दिल्ली में था वो कहीं और चला गया था। तो हम फिर बीएसएनएल के पास अप्रोच किया, उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं पॉसिबल है। तो बीएसएनएल के पास जो स्विच था, जो सिस्टम था, वो एरिक्सन का था। तो फिर एरिक्सन से हमने बात की, तो एरिक्सन ने कहा हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है। तो फिर मैंने एमएचए को कंप्लेंट की। निखिल कुमार जी उस समय स्पेशल सेक्रेटरी थे, तो मीटिंग हुई सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के यहाँ पर, बीएसएनएल के हेड को भी बुलाया गया। एंड आई एक्सप्लेन कि दिस इज़ पॉसिबल एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अब वो बीएसएनएल के हेड कहते हैं नहीं जी नहीं पॉसिबल है। तो निखिल कुमार जी ने कहा ये कर्नल सिंह जो कहता है ना वो पॉसिबल होता है। कभी कहते हैं। तो फिर होम सेक्रेटरी नाराज़ हो गए बीएसएनएल चीफ से कि कहते हैं अगर ये पॉसिबल है और आप नहीं कर रहे तो हेड्स विल रोल। तो इमीडिएटली विद इन ए वीक दे परचेस्ड द सॉफ्टवेयर। पहली कॉल बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल थी, लखनऊ से हुई, पाकिस्तान में एक नंबर पे। बाबा जी क्या करें? बाबा जी ने कहा घूमते रहो। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल थी। हमने टीम लखनऊ भेजी, लेकिन लखनऊ में वो लोग नहीं मिले। कुछ दिन बाद कॉल लुधियाना से हुई, सेम कॉल, सेम आवाज़। बाबा जी क्या करें? अब हम लुधियाना में आ गए हैं,
घूमते रहो बेटे। इस बार टीम भेजी, हमने उनको स्पॉट कर लिया, उनके ऊपर ट्रेल लगा दी। ये लोग दिल्ली आए, दिल्ली में अल्टीमेटली हमने इनको पकड़ा और एक लड़का और पकड़ा, कामरान नाम का। तो 18 केस हमारे सॉल्व हो गए। अभी रह गए और केस, क्योंकि 42 केस हुए थे। अब 11वां दिन था कामरान के इंटरोगेशन का, और बहुत सारे प्रिंट आउट पड़े थे फ़ोन्स के कि पाकिस्तान को जो कॉल हुई हैं, और वो एक्चुअली वो बाबा जो आइडेंटिफाई किया वो अब्दुल करीम टुंडा था। तो मैं कामरान से बोला कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। कहता नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, देखो इतने सारे कागज़ पड़े, हमने सब एनालाइज कर लिया, सारे कॉल से एनालाइज कर लिए, तुम्हारे अलावा अब्दुल करीम टुंडा को कोई कॉल नहीं करता था, तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो सोचने लगा, कहता है कि मेरी किसी मौलवी से बात करा दो। हमने उसकी मौलवी से मीटिंग कराई। उसने मौलवी से पूछा जी अगर मैं इनको अपने साथियों के बारे में बता दूं तो क्या ये कुफ्र होगा कुरान के हिसाब से? तो उसने कहा जो तुम कर रहे हो यही गलत है, तुम इनोसेंट आदमियों को मार रहे हो, ये तो कुरान के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो इसने फिर हमें और इन्फॉर्मेशन दी। उस इन्फॉर्मेशन से 27 मॉड्यूल पकड़े गए और सारे केस वर्कआउट हुए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। और क्योंकि देखिए टेररिज्म जो सीरियल टेररिज्म है, एक के बाद एक ब्लास्ट होगा, लोग मरेंगे, और पुलिस पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे नेक्स्ट ब्लास्ट को रोका जाए। तो ये केस मेरे जीवन का मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। और हमारी टीम ने, जिसमें ACP रविशंकर थे और काफ़ी बड़ी टीम थी, बहुत मेहनत से काम की। और इंटरेस्टिंगली इस केस में शायद 30 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था उस साल। रिकॉर्ड ही है सर। Yes. तो जी सर एक आखिरी क्वेश्चन कि रिटायरमेंट के इतने साल बाद और इतने साल नौकरी करने के अनुभव की तरफ आप जब देखते हैं तो पहले की पुलिस और अब की पुलिस में क्या फ़र्क पाते हैं? देखो पुलिस तो पुलिस है, हम लोग भी मेहनत करते थे, ये लोग भी मेहनत करते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कोई हमें पुलिस में कोई नुक्स नज़र आ रहा है, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो यही मैं कहूँगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्नोलॉजी सर्टेनली दे नो बेटर टेक्नोलॉजी, जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ कर्नल सिंह, जो 1984 बैच के न केवल अफसर रहे बल्कि ईडी में 1975 के बाद पहले IPS अफसर थे जो ईडी के डायरेक्टर बने थे, क्योंकि ईडी में IRS को नियुक्ति दी जाती थी। आपने सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।